सच में लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है वो सिर्फ हमारा जड़ी बूटियों तक ही सीमित है। आयुर्वेद और एलोपैथी और नेचुरोपैथी, इसमें पेशेंट क्या चूज करे। आजकल ना कोविड के बाद से इम्यूनिटी बहुत डाउन होने लग गई है हमारी, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। तो आप योग जरूर कीजिए, ब्रीथिंग एक्टिविटीज कीजिए। जो ब्रीथिंग है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल आपका ब्रेन तक पहुंचता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइट अच्छी होनी है। अपनी डेली रूटीन में आपको योग या फिर वॉकिंग या फिर प्राणायाम कुछ ना कुछ ऐड करना ही करना है। अगर आप सही समय पे सही डॉक्टर के साथ और सही डोज में मेडिसिन लेते हो तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर सही डोज नहीं ले रहे हो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। Welcome to STD Pulse, your daily dose of what's now and what's next. I am Arshnur Kaur. Today we'll be having a session focused on topics like IPR, patient-doctor relationship, then medical health, mental health, public health, talking about the various treatments which make the patient therapeutic effect more helpful. Along with that, we'll be discussing about the various parameters and amendments made by the government from Biomedical Council of India and Pharmacy Council of India. Also focusing upon the major perspectives about the myths about Ayurveda, naturopathy, and why is allopathy considered to be the masters of all treatment. And to discuss all this, we are having an exceptional personality with us, Dr. Kirti Sri. She is a naturopathy doctor. Along with that, ma'am has a vast experience of 7 years in Ayurveda, as she is working as a coordinator and a narrator in Paramanand Ayurveda Panchkarma. And it's my proud privilege to have interview with ma'am today. We welcome you, ma'am. मैम, तो अगर हम शुरुआत करें आज की सेशन की, तो हमेशा जब डॉक्टर्स के साथ हम सेशन करते हैं तो हम पेशेंट डॉक्टर का बॉन्ड बहुत ध्यान रखते हैं। और उसी के साथ ही जब हम बात करते हैं कि आज अगर किसी पेशेंट को कोई डिजीज हो या डिसऑर्डर हो, तो सबसे पहले पेशेंट राइट ट्रीटमेंट ढूंढता है। एंड फॉर द राइट ट्रीटमेंट दे ऑलवेज हैव टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, जो उनको मेडिकेशन कॉस्ट इफेक्टिव भी हो एंड उनको थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी अपने मेडिकेशन में शो हो। एंड मैम, जैसे आप नेचुरोपैथी से बिलोंग करते हैं, आप आयुर्वेदा की इतने वास्ट एक्सपीरियंस की नॉलेज भी रखते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर प्रैक्टिसिंग एलोपैथी। सो मैम, व्हाट डू यू थिंक द राइट मेडिकेशन शुड गो बाय द पेशेंट्स ट्रीटमेंट, एंड व्हाट ट्रीटमेंट शुड पेशेंट गो फॉर, एज 90% ऑफ पेशेंट्स गो फॉर एलोपैथी? हम जैसे आज का टॉपिक हमारा है कि हम आयुर्वेद और एलोपैथी और नेचुरोपैथी, इसमें पेशेंट क्या चूज करें। तो ये पेशेंट का पर्सनल चॉइस रहता है पूरा कि वो क्या चूज करता है। लेकिन अगर हम बात करें, हम आयुर्वेद से शुरू करते हैं। तो आयुर्वेद क्या है? सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें तो आयुर्वेद जो है ये हमारी 5000 साल से पहले की भी चिकित्सा पद्धति है, जो कि हमारे वेदों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद हमारा किस चीज़ पे फोकस करता है कि हमारा जो शरीर है, मन है और हमारा जो आत्मा है वो कैसे बैलेंस रहती है, हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो कैसे काम करता है। उसके बाद अगर हम एलोपैथी अप्रोच की देखें तो जो एलोपैथी है वो बेसिकली आपका जो सिम्टम्स है उसको दूर करने में हेल्प करता है ना, कि आपके जो सिम्टम्स आए हैं उसको कैसे हम दूर करें, उसको कैसे हम ट्रीट करें। और नेचुरोपैथी जो है वो आपका नेचर से जितनी भी चीज़ें आई हैं, आपका मड है, आपकी मिट्टी है, आपकी एयर है, आपकी वाटर है, उससे कैसे ट्रीट करें। तो ये तीनों जो हैं, इनका जो अप्रोच है वो अलग अलग है, लेकिन इनका जो एम है वो क्या है कि पेशेंट को ट्रीट कैसे करें हैं। तो हम अगर ये बोलें कि पेशेंट कैसे चूज करता है, तो पेशेंट की ये अपनी खुद की डिजायर है कि वो कैसे चूज करना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आप रूट कॉज से किसी का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर सर्जरी, अगर आप किसी चीज को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर एलोपैथी इज द बेस्ट। हम जैसे आपने बात करी ट्रीटमेंट, बिल्कुल, बट मैम नाउअडेज पेशेंट्स इतने ईगर होते हैं दैट दे वांट टू गेट ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। पेशेंट्स लेवल बहुत आजकल पेशेंट्स में कम हो चुका है। अगर हम अपनी बात भी करें तो कहीं ना कहीं जो हम पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट माई सेल्फ, हम पेशेंट कभी कभी सुनने को तैयार नहीं होता कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है। दे वांट कि आप बस जल्दी से हमें ठीक कर दीजिए। यहीं पे अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो वो रूट कॉज पे काम करता है मैम, बट इस पे मिथ्स बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ये बिलीव करते हैं
कि एक सूडो साइंस है, बहुत टाइम लगाता है ट्रीट करने में, एंड साथ ही साथ ये भी लोग मानते हैं कि ये सिर्फ ओल्डर जनरेशन के लोग ही मेडिसिन को यूज़ करते हैं, सिर्फ जड़ी बूटीज ही इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो हम कैसे अपने व्यूअर्स को बताएं कि अगर आपको रूट कॉज से अपना ट्रीटमेंट को इंश्योर करना है तो आयुर्वेदा इज द बेस्ट वन फॉर यू। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज सच में लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है वो सिर्फ हमारा जड़ी बूटियों तक ही सीमित है। लेकिन आप देखिए, आप जैसे आजकल तो सोशल मीडिया हर कोई यूज़ करता है ऑफ कोर्स, तो आप जो एक्टर्स हैं या जो एक्ट्रेसेस हैं, अगर आप उनकी बात करो तो आप देखो कि वो कैसे, जैसे अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूं अक्षय कुमार, वो भी उनकी किसी मतलब हेडलाइन पे रहता है कि उन्होंने पंचकर्म लिया। तो Right. पंचकर्म क्या है? पंचकर्म बेसिकली आयुर्वेद का ही पार्ट है। इट्स ए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जैसा मैंने बताया कि ये बहुत पुरानी पद्धति है और इसमें आपको सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं है, सर्जरी भी है इसमें। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जी हैं जो कि मतलब सर्जरी के देवता हैं। उन्होंने मतलब सर्जरी को एक तरीके से बाहर लेके आए हैं वो सर्जरी को। तो इसीलिए हम आयुर्वेद को कैसे कर सकते हैं? अब जैसे कह रहे कि वर्क बहुत स्लो करती है, तो हाँ, मैं कुछ मायने में इसके बारे में बोलूंगी कि वर्क स्लो करती है, लेकिन उसका कारण ये है कि आयुर्वेद जो है वो रूट कॉज पे काम करती है, वो जड़ पे काम करती है। प्लस अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो इसके साइड इफेक्ट्स ही बहुत कम सामने आए। हाँ, जैसे साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स क्या है कि एक ये मिथ भी है और फैक्ट भी है। मिथ ये है, अब जैसे कई लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें पेट दर्द हो रहा है तो हम त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं, ठीक है, पेट साफ नहीं हो रहा है त्रिफला चूर्ण ले लेते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर आप ओवरडोज ले रहे हो तो आपको उसका डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, आपको डायरिया भी हो सकता है। अगर हम किसी दिन ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें लगता है ना कि वॉमिटिंग हो रहा है, नोरिया जैसी फीलिंग आती है। तो द सेम, अगर आप सही समय पे सही डॉक्टर के साथ और सही डोज में मेडिसिन लेते हो तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर सही डोज नहीं ले रहे हो तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए गूगल या यूट्यूब देख के मेडिसिन ना लें, आप हमेशा किसी अच्छे चिकित्सक को मिलकर ही उनसे संपर्क करके ही मेडिसिन लीजिए। इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन आता है कि मैम रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन पे आजकल हर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो या नेचुरोपैथी हो। So ma'am, how to make patients as well as the non-public aware that you should always take the dose in right duration and right dosage along with that proper time पे, क्योंकि मैम बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट आजकल लोग क्या करते हैं कि ओवरडोज कर लेते हैं, लेकिन दैट्स द राइट वे ऑफ ट्रीटिंग गेटिंग ट्रीटेड अर्ली। सो हम कैसे ही पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को अवेयर करें कि रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन को फॉलो कीजिए और ओवरडोजिंग अवॉइड कीजिए ताकि आपको ड्रग इंटरैक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस ना। रैशनल यूज ऑफ जो मेडिसिन है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? मेडिसिन को इस वे में पेशेंट को देना कि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए, लेकिन जो उसका रिस्क है वो कम हो जाए, है ना। तो बेसिकली हम इसको पेशेंट को ऐसे समझा सकते हैं, या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उसको भी ऐसे समझा सकते हैं कि अगर आप कोई मेडिसिन दे रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डायग्नोसिस कैसी है ना। अगर पेशेंट आपके पास आया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर हम नॉर्मली पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, हो सकता है उसको स्ट्रेस भी हो सकता है, या हो सकता है कि उसको और भी कोई रीजंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज डोज। हम डोज की बात कर रहे थे, तो आयुर्वेद में डोज है वो हर पेशेंट की अलग अलग होती है, क्योंकि उसकी प्रकृति अलग अलग होती है, एज, वेट, एग्जैक्टली। और आयुर्वेद में ना 3 दोष सिद्धांत होते हैं, वात, पित्त, कफ। इसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, लेकिन ये इतना मतलब वास्ट टॉपिक है ना कि इसके लिए एक अलग सा हमें सब यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि अब फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है या फिर उसकी प्रकृति है वो वात है, तो एक की पित्त हो सकती है, एक की कफ हो सकती है। अगर मेरे ऊपर अगर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क कर रही है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सेम नेक्स्ट पर्सन पे भी सेम काम करेगी। तो इसीलिए डोज क्या है वो हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की, और हाइट, वेट, उसका जेंडर क्या है उस पर डिसाइड करते हैं। अब जैसे ड्यूरेशन होता है, क्या हमने पेशेंट को समझाया कि आपको खाना खाने के बाद लेना है, लेकिन हमने उनको ये नहीं बताया कि 30 मिनट के बाद लेना है। तो ये पेशेंट को राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है पेशेंट के पास है, वो मिलना चाहिए उनको। और अब एक चीज होती है कि हमने पेशेंट को मेडिसिन दे दी, पुड़िया बना के दे दी, और हमने लिख दिया सुबह शाम ले लो खाने के बाद, लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता कि वो इनटेक क्या कर रहा है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये भी आता है कि पेशेंट ले क्या रहा है। तो ये है रैशनल जो यूज ऑफ मेडिसिन है, वो ये है कि पेशेंट के पास भी सारे राइट्स होते हैं कि उसको पता रहे उसको क्या चीज़ कब लेनी है, कौन सी मेडिसिन वो ले रहा है तो उसका क्या काम करता है, और मेडिसिन का जो डोज है वो उसको कितनी लेनी है। अगर 1 स्पून बोला है तो 1 स्पून ही लेना है उसमें।
जल्दी ठीक होने के लिए 2 स्पून नहीं लेना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ पेशेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो पेशेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली दें। लाइक प्लस हम कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइक रिसेंटली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 रूल्स 1945 ने अमेंडमेंट बनाया है, जहाँ उन्होंने कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस और क्लिनिकल ट्रायल्स को डिफरेंशिएट कर दिया है। एंड आई थिंक इसके साथ साथ बीइंग अ प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ, आपके लिए क्लिनिशियन एज अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट देना बहुत आसान हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हर टॉपिक को क्लैरिफिकेशन से समझना बहुत ईजी हो जाता है। मैम, आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप रेस किया है, मेकिंग दी अमेंडमेंट्स डिफरेंशिएशन बाय ऑल द 3 फैक्टर्स, ये कैसा स्टेप है, और कहीं ना कहीं बीइंग अ प्रैक्टिशनर आवरसेल्व्स एंड हमारे व्यूअर्स को, हमारे पेशेंट्स को ये कैसे हेल्प करेगा? बेसिकली क्या है कि अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा एक्ट है 1940 एंड रूल 1945, इसमें क्या है कि ये बनाया इसलिए गया था, अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये बनाया इसलिए गया था ताकि लोगों को उस टाइम जो गलत दवाएं हैं वो उन तक ना पहुंचे, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो। तो इसलिए ताकि कोई गलत मेडिसिन का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो मेडिसिन ले रहे हैं तो वो गलत नाम से भी मार्केट में बेची जाती है, वो स्पेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है, तो ताकि ऐसी मेडिसिन लोगों तक ना पहुंचे। तो अभी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो स्किन से रिलेटेड चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो चीज़ें हैं, उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। और जो आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके डिवाइसेस हैं, लाइक आपके सर्जिकल थिंग्स हैं, आपके बैंडेजेस हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको डिफरेंशिएट कर दिया है। और लोगों के लिए इसलिए बेनिफिशियल है ताकि वो उनको भी ये पता रहे कि वो जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, वो किस मतलब क्लासिफिकेशन से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए उनके भी बेस्ट है। हम जैसे अपने पेशेंट डॉक्टर्स के बारे में बात करी, एंड कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स भी आए हैं। हम द मेन एस्पेक्ट, द वुमेन हेल्थ, आजकल बहुत ज़्यादा वुमेन्स जो है आफ्टर डिलीवरी दे फेस पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हम बीइंग उनको बेबी ब्लोज की कनेक्शंस होते हैं, दैट इज दे आर नॉट एबल टू लिंक विद द बेबी, दे स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, अपनी बेबी से बॉन्ड ही नहीं बना पाते, एंड इसके केसेस दिन बर दिन इंक्रीज हो रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, what treatment can be given by Ayurveda or allopath or naturopathy to ensure कि postpartum depression के cases कम हो जाए? ये बहुत एक्चुअली अब हम इस बारे में बात करने लगे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। अदरवाइज पहले फैमिलीज में क्या होता था कि हमारे साथ भी तो हुआ है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक्चुअली पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज मतलब इट हैपन्स। ये क्या होता है कि जब कोई लेडी बेबी डिलीवर करती है तो उसकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी इमोशनल हेल्थ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम किसी भी पैथी की बात करें, मैं यहाँ किसी एक स्पेसिफिक पैथी की नहीं, बट हम किसी भी पैथी की बात करेंगे तो उसका जो मेन एम होना चाहिए या होता है वो ये होता है कि पेशेंट ठीक रहे, पेशेंट हेल्दी रहे। तो अगर हम एलोपैथी की उससे बात करें तो उसमें क्या होता है कि जो मदर है उसको काउंसलिंग देनी चाहिए कि कोई बात नहीं, दीज आर चेंजेस, हम इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे, हम धीरे धीरे इस चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, हमारी बॉडी अभी ऐसी है, थोड़ी देर बाद फिर ऐसी हो जाएगी। वात, पित्त और कफ के उस पर अगर हम बेसिस से बात करें तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो उसमें कुछ टिप्स बताए गए हैं कि आपको डाइट अच्छी लेनी है, आपको डाइट जैसा आप खाते हैं वैसी ही आपकी बॉडी हो जाती है। तो उस टाइम में आपको घी लेना है। बहुत फैमिलीज में होता है कि नहीं घी नहीं लेना कि बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं घी आपको लेना है, ये आपकी बॉडी को जो डाइजेशन है उसको अच्छा करती है। आपको हेल्दी चीज में जैसे आपको जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो लेने हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, न्यूट्रिशनस एग्जैक्टली वो लेना है आपको। बहुत मतलब फैमिलीज में दूध मना कर दिया जाता है, तो नहीं, मैं जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बोलूँगी कि अगर आपके घर में कोई लेडी है जिसने अभी बेबी को डिलीवर किया है तो आप उसकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, और फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसको अच्छी नींद लेने दीजिए, और इसके साथ आप प्राणायाम, योग, ये चीज़ें ऐड कीजिए। और अगर आप घर में उसकी डेली मसाज कर सकते हैं, आयुर्वेद में अभ्यंगम बोला जाता है इस वर्ड को, ताकि जो थेरेपेटिक मसाज होती है, पूरी बॉडी की ऑयलिंग की जाती है, इससे जो उसका पेन है, उसका जो फिजिकल पेन है वो भी और जो मेंटल पेन है वो दोनों अलग, हाँ एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें हैं जो इससे आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन से आप हट सकते हो, कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो। कुछ मेडिसिन हैं बेसिकली, जैसे अश्वगंधा है और ब्राह्मी है, मुलेठी है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, अगर मदर फीड करा रही है तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग में भी बूस्ट करती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप दूध में मुलेठी डाल के पीते हो तो ये बहुत अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है ये। तो ये चीजें हैं जो आप घर में कर सकते हो, और फैमिली हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। और फीमेल को भी, अगर जैसे कई बार आपने बोला ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देती हैं वो कि हमें नहीं करना, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कोई बात नहीं, आप 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर आपको लगता है आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, आप अपनी जो गायनिक है आप उनसे बात कीजिए। तो ये धीरे-धीरे, ये कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ फेज एंड इट विल गो। हम जैसे आपने बीच में कहा जैसा अन्न वैसा बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, तो आज अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो पेशेंट्स को हम जब ट्रीटमेंट देते हैं, दे ट्राई टू अबाइड इट, दे ट्राई टू फॉलो इट, बट हम कहीं ना कहीं जो इमोशनल हेल्थ की हम बात करें, हम इमोशनली वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हम उनको स्पिरिचुअल मीन्स तक लेके जाते हैं कि आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए जो आपको बूस्ट कर सके, एंड फॉर दैट एनर्जी यू स्टार्ट विद योर ट्रीटमेंट। फिर आप रैशनल यूज पे आती है। तो मैम, पेशेंट को हम कैसे ऐसे अवेयरनेस ड्राइव्स दें कि वो अपनी मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ है, उसको मेंटेन कर सकें। क्या है ना कि कोविड के बाद से ना फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, हम भी यूज़ करने लगे हैं। तो इससे क्या है कि कहीं न कहीं हमारी मेंटल हेल्थ जो है ना, फिजिकल हेल्थ दोनों ही अफेक्ट हुई है और सोशल हेल्थ भी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हम एक रूम में बैठे हैं 4 पर्सन, लेकिन हम चारों अपने-अपने फ़ोन पे हैं। तो हमारा ध्यान सिर्फ उसी पे है, मेंटल हेल्थ गायब। उसके अलावा फिजिकल हेल्थ क्यों? क्योंकि हम पूरी रात फ़ोन देख रहे हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते, तो एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम कुछ नहीं कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ भी मतलब हमारा गायब। और सोशल हेल्थ इसलिए क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल है, हम डेली शाम को बाहर जाते थे या फिर ऑफिस में है तो स्टाफ के साथ बैठ के गॉसिप करना, सब ऑनलाइन, वो सब ऑनलाइन आ गया है अब। तो ये चीज़ें, अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? बेसिकली क्या है कि सबसे पहले ना हमें अपना एक डेली, आप सुबह उठते हो तो आपको एक बार रूटीन अपना देखना चाहिए कि आज आपका क्या-क्या काम है, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अपनी जो लाइफ में है ना, वो आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है कि आपको डेली कुछ 15 टू 30 मिनट्स आप वॉक करो या फिर प्राणायाम करो, कुछ भी करो, एक ब्रीथिंग मतलब एक्टिविटी करो। इससे क्या है ना, ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन तक जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की इम्प्रूव हो गई आपकी। ये आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रखेगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखेगी। और अगर आप फ़ोन देख भी रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देखो जो आपको मेंटली पीस दे। ऐसी चीज़ें मत देखो जो आपकी बॉडी में और ज़्यादा एग्रेशन क्रिएट करे, है ना? तो ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है। और अगर हम बात करें डाइट की, जैसा आपने बोला, तो डाइट हमें हमेशा, अब क्या हो गया है कि हम ज़ोमैटो और स्विगी का ज़माना है, भूख लगी है कुछ मंगा लिया लेते हैं। तो इसके जगह पे आप ठीक है वीकली आप 2 टाइम्स ले लो, कोई बात नहीं, हमें भी क्रेविंग होती है। लेकिन अगर हम इसकी जगह जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप मूँग खा लो या फिर चना खा लो या कुछ कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें लीजिए जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, ना कि उसको डाउन करे। क्योंकि आजकल ना कोविड के बाद से इम्यूनिटी बहुत डाउन होने लग गई है हमारी, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। तो और डाइट और योग आप ये अपने उसमें ऐड करो, अच्छी नींद लो, आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि इम्प्रूव हो रही है। हम जैसे हम वुमेन हेल्थ के क्वेश्चंस पे थे, हम इस पे भी पूछना चाहेंगे कि जैसे हमने आफ्टर डिलीवरी जो हमारी वुमेन फेस करती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट उससे प्रायरली जो वुमेन जो है पीसीओएस एंड पीसीओडी आजकल बहुत फेस कर रही है, वो ऐसे कुछ हमारे इनफर्टिलिटी फैक्टर्स हैं जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को इतना हार्म कर देते हैं, एंड साथ ही साथ आजकल वुमेन ऑफ आवर एज फेस अ लॉट ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ and along with that imbalance of genetic factors. Exactly. So ma'am, how do you think our age women can cure that themselves along with the medication we have in the treatments? देखो आज के टाइम में क्या है कि वुमेन इनफर्टिलिटी मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो 10 में से 8 महिला को रहता ही रहता है। क्यों रहता है? वो आपने बोला ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्यों है? क्योंकि हम जैसा हम बात कर रहे हैं हम विद इन दिस ड्यूरेशन की कोविड के बाद से जो है ना हमारी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया है। फ़ोन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट हम फन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने वर्क के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। फ़ोन, लैपटॉप पूरे टाइम हमारे हाथ में रहता है। हम आफ्टर कोविड हमारी वर्क लाइफ काफ़ी ऑनलाइन है, काफ़ी ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आजकल स्टूडेंट्स भी जो क्लास लेते हैं ऑनलाइन ले रहे हैं, उनके हाथ में फ़ोन रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में मतलब इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे बेसिकली अगर हम कुछ सिम्टम्स की बात करें तो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसकी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। या फिर अगर हम एलोपैथी के रूप से देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जिसके सिम्टम्स के रूप में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, पीसीओडी, पीसीएस, लो एएमएच, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ लीड करती हैं अगर हम इसका क्योर नहीं करते हैं। तो इसके लिए ना देखिए जैसे एलोपैथी में क्या है कि आपको वो मेडिसिन देते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्योर करते हैं। नेचुरोपैथी में क्या है कि वो आपको जैसे कुछ नेचुरल चीज़ें, आपको मड थेरेपी देंगे, वाटर थेरेपी देंगे, शिरोधारा देते हैं, जो कि डिटॉक्स प्रोसेस होता है।
और वैसे ही आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी हो, जैसे वो आपको विरेचन विरेचन इज डिटॉक्स प्रोसेस, जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करता है। शिरोधारा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि कोई भी लेडी होगी अगर वो इनफर्टिलिटी फेस कर रही है तो वो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, और सारी चीज़ें ठीक होंगी लेकिन अगर मेंटल स्ट्रेस रहेगा तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी। तो शिरोधारा उसके लिए बेस्ट है, नस्यम अच्छा है। और आयुर्वेद में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप कोई पौधा लगाते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो। आप उसमें बीज देखते हो कि जो बीज है वो कैसा है, वाटर कैसा डाल रहे हो आप, उसके बाद मतलब जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है ना। तो तभी एक फ्लावर क्रिएट होगा। वैसे ही हमारी बॉडी में जो बेबी हम मतलब कंसीव करते हैं तो ये डिपेंड करता है, आयुर्वेद में बताया गया अम्बु क्षेत्र बीज, है ना। अम्बु क्षेत्र बीजम तो ये क्या है कि आपका बीज कैसा है, यूट्रस कैसा है, आप फर्टाइल पीरियड में हो या नहीं हो, आपकी साइकिल कैसी चल रही है, तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। तो अगर आप फर्टिलिटी फैक्टर बोल रहे हो तो आपकी बॉडी को अगर स्वस्थ रखना है तो हम इस एज में जो कि आफ्टर 25-30 हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ में आपको वर्क करना पड़ेगा। आप डेली 20 to 25 मिनट्स अपने आप को दीजिए, खुद से बातें कीजिए, वॉक कीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए। आप 15 to 20 डेज में छोटी छोटी चीज़ें करके डिटॉक्स कीजिए, तो इससे आपकी जो बॉडी है वो ठीक रहेगी और आपको नेचुरली कंसीव होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम, जैसे आपने बात करी कोविड, एंड नन ऑफ अस कैन फॉरगेट दैट एग्जैक्ट जब हमने 2020-21 में वो फेस किए, इट वाज अ पैंडेमिक ऑल ओवर द कंट्री। मैम, तो कोविड की अगर हम बात करते हैं, रिसेंटली स्टडीज ऑल्सो शो दैट जो हमने कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो हमने ली है उसमें कहीं ना कहीं हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एक्सेसिव एंड हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एशिएट हो सकती हैं फ्यूचर। अभी तो पेशेंट्स उसको अडाप्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग दैट थिंग, बट इट विल कम इन द फ्यूचर। वी डोंट नो एट व्हाट एज एंड व्हाट पर्सपेक्टिव इट इज। मैम, बट देन 90% ऑफ द पेशेंट्स ने कोवैक्सीन लगाया था एंड 95% ने कोविशील्ड लगाया था, एंड आई थिंक मेनी ऑफ देम आर कोविशील्ड, एंड ज़्यादातर कोविशील्ड की बात हो रही है दैट दे कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया केसेस। सो अभी करंटली एमबीओस को कैसे समझाएं कि वो इस चीज़ को एक तो पीसफुली एक्सेप्ट करें, मेडिकेशन हमारा उस पर काम कर रहा है, एंड वो अपनी डेली डाइट पे एंड मेडिकेशन में ऐसा क्या इनिशिएट ले जिससे कि ये धीरे धीरे क्योर हो सके। जैसे आपने पूछा ना, तो ये मतलब एक्चुअली में हो रही हैं चीज़ें ऐसी, और इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो किसी भी पैथी से अगर हम बात करेंगे, किसी भी पैथी से अगर हम पूछेंगे तो वो होगी कि लो इम्यूनिटी। आज के टाइम में लो इम्यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है और एक्चुअली में एक ऐसा रीज़न है जो कि ये चीज़ें लेके आ रहा है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं, मैम ने बोला, तो ये क्या है कि लो प्लेटलेट, जो आपको प्लेटलेट्स होती हैं वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बॉडी में, तो इससे ब्लीडिंग, आपको कहीं भी चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें हम कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। आपको बाहर की मेडिसिन लेने की नीड नहीं है अभी, आप जस्ट घर में जो अपनी चीज़ें हैं आप उस पर वर्क करो। आप जैसे काढ़ा लीजिए, आपके घर में अदरक होता है, तुलसी होती है, गिलोय होता है नॉर्मली, या फिर आजकल हल्दी की आपकी टैबलेट्स भी आ गई हैं, राइट। तो आप इन चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करो। उसके अलावा आप अच्छी डाइट लो। डाइट का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप डेली ड्राई फ्रूट्स लीजिए, लेकिन आप हेल्थी फूड लीजिए। आप जैसे क्या है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, जैसे पालक है, मेथी है, ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स जो अब ठंड में बहुत आने लग गई हैं। इसमें क्या विटामिन के, आयरन बहुत अच्छा होता है, तो ये क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट काउंट है उसको अच्छा रखता है। तो आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दूसरा, आप योग जरूर कीजिए, ब्रीथिंग एक्टिविटीज़ कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे क्या कि जो ब्रीथिंग है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल आपका ब्रेन तक पहुंचता है। तो इससे जो है ना ये प्रॉब्लम धीरे धीरे, मतलब आई विल नॉट से क्योर होंगी, बट आप बहुत जल्दी उसके मतलब चपेट में नहीं आएंगे, ये हो जाएगी, ताकि इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। मैम, यूजुअली अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो मेनी ऑफ अस अंडरगो पेन, फीवर एंड डायजेशन प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद बाकी मेडिकेशंस जो हम ले आए। मैम, तो एलोपैथ में तो इट्स लाइक यू टेक अ मेडिसिन, इट वर्क्स ऑन योर सिस्टम सर्कुलेशन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज जनरेटेड। बट आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से हम कैसी ऐसी मेडिसिन या औषधियाँ ले जो हमारा पेन, फीवर और डायजेशन प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सबको होता है एंड हमारे पास एक रेडी टू यूज मेडिसिन का एक इम्पैक्ट हो, और ओटीसी मेडिकेशन जो आजकल हर कोई कैसे ले सकता है, लाइक क्रॉसिन, पैरासिटामोल, थोड़ा कम हो सके तो उसकी नेम क्या? जैसे बेसिकली क्या है ना कि जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर पेट दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कंटिन्यूअसली हो रही है, एक तरीके से जब वो क्रॉनिक सिचुएशन हो जाती है, तो इन दैट केस आई विल एडवाइस कि आप एक बार चिकित्सक जो आपके डॉक्टर हैं आप उनसे जरूर कंसल्ट करो। बाकी घर में अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि हम क्या इंस्टेंट ले सकते हैं,
तो ये होता है कि त्रिफला पाउडर सब जानते हैं इसके बारे में कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा हम त्रिफला ले लेते हैं जल्दी से। तो आप इनको सही डोज में लो तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप जैसे अभी बत्तीकर चूर्ण है, अगर उसको सिर्फ ये है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कुछ इंडाइजेशन सी लगी है, तो अगर आप वो ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं साथ में कि आप बिना कंसल्ट के ले रहे हो तो आप एक बार अगर आपको नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, पेट दर्द हो रहा है, तो आप ले लीजिए। जैसे हिंगवष्टक चूर्ण है, अभी बद्दिकर चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, आप इनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत कंटिन्यूसली ये चीज़ें चली रही हैं, जैसे आपने एक बार लिया, पेन ठीक हो गया, लेकिन दोबारा से पेन आपको हो रहा है, तो इसका रीज़न जानना ज़रूरी है कि कहीं अल्सर तो नहीं हो रहा, कहीं आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है, कहीं आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है। तो इसीलिए आपको सही डोज और सही मतलब मेडिसिन ये आपका जानना ज़रूरी है। तो जैसे आप कह रहे हो कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो इसलिए भी होती है क्योंकि हम पानी आजकल कम पीते हैं। एक सबसे सब ठीक है, पानी को टेस्टी बनाओ। एक हम पानी क्या कर सकते हैं, बॉटल में, जैसे सर्दियों का टाइम है, आप उसमें छोटा सा तो धनिया का पत्ता डाल दो, पुदीना के पत्ते डाल दो, उसमें एक स्लाइस आप अदरक का पिंच डाल दो, ऐसे लाइम वो डाल दे, तो ये क्या होगा ना, ये पूरे दिन एक फ्लेवर देगा आपको। और इसका बेनिफिट ये भी है कि आपकी अभी सर्दी में ना वेट बढ़ेगा नहीं, वेट आपका मैनेज रहेगा। तो आप इसको भी कर सकते हो। तो ये क्या रहेगा, आपकी बॉडी जब हाइड्रेटेड रहती है ना, तो आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन विद यू, जाके हमने सिर्फ नेचुरोपैथी, आयुर्वेद नहीं, हमने एलोपैथ और योगा मेडिकेशन, कितने मेडिकेशन ट्रीटमेंट्स को हमने डील किया, और आपकी वर्सेटैलिटी से हमने उनको आज समझा है। हम तो हमारे एसडीटीएंस को, हमारे व्यूअर्स को एंड फॉर आवर स्टूडेंट्स, आप हमें क्या एक ऐसा बाण अस्त्र, क्या बोलेंगे उस शब्द को हम, रामबाण लेना चाहेंगे कि हम रोज अपनी डेली लाइफ्स में एक हम कुछ ऐसा एक हैबिट अडॉप्ट करें विच इज अ हेल्दी हैबिट, जो हमारी लाइफ को हेल्दी भी रख सके एंड वर्क रेडी भी रख सके। देखो बेसिकली क्या है ना, आयुर्वेद जो काम करता है या एलोपैथी काम करता है, वो ये करता है पेशेंट ठीक रहे। अगर हम हेल्दी पे बात करें तो आयुर्वेद बात करता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब एक जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, उसके भी स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। आप जब भी रात को सो तो एक लिस्ट बना लो, आपको कल क्या करना है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, तो आप ना कंटिन्यूसली मत हो जाओ। जैसे मान लो आपको कोई लिस्ट बनानी है, तो आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स का गैप लिया करो बीच बीच में। और दूसरा, जैसे आप कुछ छोटी छोटी हर्ब्स हैं, ये दीज आर नॉट मेडिसिन, आई विल से दीज आर सम मतलब स्ट्रेस को रिलीज करती हैं। जैसे अश्वगंधा है, शंख पुष्पी है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई भी ले सकता है, लेकिन मतलब ओवरडोज नहीं, आप थोड़ी थोड़ी चीजें लीजिए। और दूसरा, जहाँ बैठते हो उस एनवायरनमेंट को अच्छे से, मतलब हम खुशबू से, एक तरीके से खुशबू वाली चीजें आजकल आती है ना, आप अगरबत्ती जलाइए, इंसेंस स्टिक ये जला सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डाइट अच्छी होनी है। और दूसरा, आपको अपनी डेली रूटीन में आपको 15 to 20 मिनट्स आपको योग या फिर वॉकिंग या फिर प्राणायाम कुछ ना कुछ ऐड करना ही करना है। मतलब आई विल अश्योर कि अगर आप ये चीज़ ऐड करोगे ना, तो आपके जो आप देखोगे एग्जाम के टाइम में जो मेंटल स्ट्रेस है वो अपने आप कम हो जाएगा आपका। तो आप इसको फॉलो करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस ये बेस्ट है। मतलब आप अगर सिर्फ प्राणायाम और अच्छी डाइट लेते हो ना, तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी बहुत इम्प्रूव होता है। आप खुद ही इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको फील होगा कि हाँ, ये चीज़ें सच में वर्क करती हैं। एंड हम कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो है वर्क है और अच्छा होगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। Exactly. It was a wonderful session with you. Thank you so much. And learning so many aspects from you, जहाँ हमने मेंटल हेल्थ, हमने वुमेन हेल्थ, हमने गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स की बात करी, साथ ही साथ हमने जो एक पेशेंट और डॉक्टर का बॉन्ड है उसमें हमने कैसे ट्रीटमेंट्स को इफेक्टिवली काम करवा सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस की बात करी। एंड साथ ही साथ हमने ये समझा कि किसी भी ट्रीटमेंट को पूरा करने के लिए उसके रूट कॉज से ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हम कभी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। उसके लिए आयुर्वेदा आजकल बहुत काम करता है कि वो रूट कॉज से ट्रीट कर सके, बट फॉर सर्जिकल वी नीड एलोपैथी, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन विद मैम एंड आई थिंक व्यूअर्स को काफ़ी अपने डाउट्स क्लैरिफाई हुए होंगे एंड नाउ आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर अ गुड हेल्थ।